लाओ सुनो कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका हकीकत यह है कि आज के अंक में। समझना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें शरीक गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिंह और संजीव शर्मा। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं विवेक सिंह। श्रोताओं, हकीकत यह है कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया देश है। हमसाया देश के संबंधों को हमेशा जो है बड़े गंभीरता से देखा जाता है। इस मौजू पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा जी। संजीव जी, वर्ष 2023 बड़ा चुनौतीपूर्ण साल है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण साल है, क्योंकि वहाँ पे अब जो है उनकी जनरल असेंबली की इलेक्शंस भी हैं। जैसे 2018 में इलेक्शन हुई थी, 2023 चुनावी वर्ष है और पाकिस्तान तो हमेशा फ्लक्स में रहता है। वहाँ पे जो है अच्छा कम और बुरा ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां जो हैं जिसका सामना इस समय पाकिस्तान को इस साल करना होगा? विवेक जी, चुनाव का जो साल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी देश में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, और वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई गतिविधि जो है चलती रहती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि जो अभी सरकार है वहाँ पे वो चाहती नहीं है कि उनको लगता है कहीं ना कहीं इमरान खान का जो है दबदबा बन रहा है कि और वो वापसी कर सकते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में और सरकार बना सकते हैं। और उनकी कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी इसको या तो वो आगे लिंगरान करेंगे किसी न किसी तरीके से, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जहाँ इमरान खान को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना दिवाएंगे शायद लोग उनके साथ जाएंगे। पर ओवरऑल जो है, जैसे किसी एक देश में एक माहौल बना होता है ना, लोग सारे एक्टिव होते हैं, इलेक्शन आ रही है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, एक को दूसरे, लोगों का कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा होगी, लोग दोनों में से किसी को नहीं चाहते हैं। ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान में। तो अब लेकिन फिर भी इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी को पड़ ही जाएंगे वोट। और मुझे लगता है कि इलेक्शन उस तरह से माहौल गरमाया नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे जो प्रेजेंट संजीव जी, वो इमरान खान के लिए परेशानियां पैदा करेंगे और इमरान खान उनके लिए परेशानियां पैदा करेंगे। वर्ष 2023 की बात करें तो पाकिस्तान के सामने जो मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो वहां पे फ्लड आया था, उससे बड़ी तबाही हुई है, तो वो पूरी उनकी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। ऊपर से तालिबान की ओर से भी लगातार सुरक्षा चुनौतियां पैदा की जा रही हैं। और तीसरी चुनौती है कि वहां पे जो राजनीति है बड़ी ज्यादा अस्थिर है और इमरान खान जो हैं परेशानियां पैदा करेंगे। और इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? जो आम लोग हैं वहां पे। तो आम लोगों के लिए ये 2023 बहुत बुरा साल होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पे महंगाई की क्या हालत है। आप जैसे कह रहे थे कि कोई वहां पे जो है लोगों की बड़ी बुरी हालत है, वो मतलब थोड़ा आप बताएंगे कि वहाँ पे क्या लोगों में तो इस तरह का है जो थोड़ा वेल ऑफ है। एक तो जिस आदमी को ये है कि मैंने सुबह के खाने का या शाम के खाने का इंतजाम करना है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं पे रहेगा, सफ़र करेगा, सारी चीज़ें। जो लोग वेल ऑफ हैं, जिनके पास थोड़ा सरमाया है या जिनका जो कहीं जा सकते हैं, पाकिस्तान में ही ये बातें चल रही हैं उनकी चैनल्स में, जहाँ कमेंट्रीज, जहाँ जो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, लोग वहाँ से कुछ लोग पैदल ही निकल रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत जो ले जा सकते हैं साथ में जो, और छोड़ के पाकिस्तान को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट यहाँ पे उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, लोग मारकुटाई करेंगे, एक दूसरे को लूट मार शुरू होगी यहाँ पे। तो इस तरह का माहौल जो है उस देश में, जिस देश में आटा जो है वो 70 रुपए किलो तक होने जा रहा है, पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर होने जा रहा हो, वहाँ पे आप लोगों की हालत का अच्छी तरह से अंदाजा कर सकते हैं कि लोग, एक तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब है, ऊपर से महंगाई बेलगाम हो चुकी है। अभी IMF ने उनको एक डिक्टेट दिया है, एक दिशा निर्देश दिया है कि आप अपने गरीबों को बचाओ, और उसके साथ जो है वहाँ की जो रिच क्लास है उस पर टैक्स लगाओ, टैक्स। तो ये एक संकेत है, एक इशारा है। इशारा ये है कि वहां पे गरीब जो है वो दबा कुचला और लगातार और कुचला जा रहा है, और एक वर्ग है जो और अमीर होता जा रहा है ना। तो ये क्या, देखो पाकिस्तान में हमेशा से यही रहा है विवेक जी। अगर आप शुरू से ही देखें, वहाँ पे जो जमीनें थी, जहाँ उस तरह से खेती बाड़ी बड़े कुछ लोगों के हाथ में था पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान भारत से जो अलग हुआ जब ये मुल्क, तो उस तरह से था सेटअप। बीच में थोड़ा सा आया, कुछ लोग और भी होने लगा कि बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा, लोगों का स्तर जो है फाइनेंशियल जो है वो ऊपर आ रहा है। लेकिन अब फिर से वही हालात होने जा रहे हैं जैसे आपने कहा।
देखो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे? जैसे अभी ब्लास्ट हुए वहाँ पे, आज आके फिर यही काम रह जाएंगे लोगों को, तबाही होगी। और सारी चीज़ें जो है कुल मिला के या तो पाकिस्तान रियलाइज़ करे, उसके पॉलिटिकल सेटअप सारा रियलाइज़ करे, आर्मी का वहाँ पे बड़ा इन्फ्लुएंस चलता है वो रियलाइज़ करे, अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करे। अब शायद पाकिस्तान लग रहा है कि कहीं बैक से चैनल में कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ थोड़ा सा अच्छा हो माहौल उस तरीके से, लेकिन जल्दी ये चीज़ें वो शुरू कर ले, ठीक है वो टाइम निकल जाएगा तो फिर भारत के लिए भी उनकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमेशा वहाँ पे ये बोला जाता है कि हम डिप्लोमेटिक चैनल खोलेंगे, लेकिन उसके बाद जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं ना, जो कि हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करना है, इंटरफेयर करना है, चाहे वो आतंकी घुसपैठ हो, चाहे कश्मीर को उकसाने की कोशिश हो, वो उस नीति से कभी बाज नहीं आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5 फरवरी को पाकिस्तान ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया है। उस सॉलिडेरिटी डे पर कश्मीर में कोई असर ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि कोई दिन मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में वहां पे उनके प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटे लेवल के लीडर ने उस दिन बयानबाजी की, जलसे हुए, जुलूस निकले, और लेकिन वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर के हालात सामान्य हैं, लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं। 1.8 करोड़ पर्यटक जिस कश्मीर में, जिस प्रदेश में एक साल के अंदर आ रहे हो, आप उसकी खुशहाली का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इस हकीकत को मानने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल राजी नहीं है, वो तैयार ही नहीं है। इसमें एक चीज़ होती है विवेक जी, पहले ही पाकिस्तान ऐसा करता रहा है, जब थोड़ा सा कश्मीर में हालात कहो जहाँ लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगे, तब तक उसने इंटरफेरेंस की है। लेकिन वो टाइम अलग था, तब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट थी, फाइनेंशियल उसको हेल्प थी, बाकी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं से मिल जाती थी, बाकी जो मुल्क जो उसके दोस्त थे उनसे मिल जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसको समर्थन मिलता था, सपोर्ट मिलता था, उससे बढ़कर कहीं एक चीज है जो उससे कहीं ऊपर है, वो है कि पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों ने नकार दिया है। नहीं वो तो सीधा सीधा नकार दिया। अब तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के खासकर हम लोग कहें, कहीं ना कहीं वो इस हक में नहीं थे कि पाकिस्तान का नारा लगाएं या पाकिस्तान के साथ चले, लेकिन कोई दबाव रहता है। वो लोग पिसे हुए थे, डरे हुए थे, कोई अगर ऐसी बात करता भी था या कोई पब्लिक ऐसा बोलता था तो उसको मिलिटेंट थ्रेट होती थी, जब बाकी और उसके लिए मुसीबतें बनती थी, वो लोग चुप रहते थे। अब उनको जब लग रहा है हमें प्रोटेक्शन है, बॉर्डर से प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है और हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग ओपन नहीं आ रहे हैं, वो उसकी बात ही नहीं करते पाकिस्तान की। मैंने नहीं बड़ी देर से देखा कश्मीर में किसी ने पाकिस्तान कोई बात की हो या कोई सेमिनार हुआ हो, कोई स्टेटमेंट आई हो। आप वहाँ का मीडिया देखिए कश्मीर का, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उर्दू पे न्यूज़पेपर उठा लीजिए, वहाँ आपको वो जो फ्रंट पेज पे जो आज से 10 साल पहले चीजें दिखती थी, वो है ही नहीं है, वो डिसअपीयर होगी सारी की सारी। कश्मीर के लोगों का असली मुहाफिज जो है वो है सेना, वायुसेना। लोग ये मानते हैं, देखो इस समय बर्फबारी से कितने रास्ते बंद हो रखे हैं, तो वहां पे जहाज उड़ा रही है वायुसेना, लोगों को पहुंचा रही है गुरेज, तंगदार, कुपवाड़ा, वहां पे लोगों को, मरीजों को कंधे पे उठा के फौजी ला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मेरे को लगता है कि ये जो सीमा पार जो है उनके लिए ये पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए उकसाने की कोशिशें हो रही हैं, असर कोई नहीं हो रहा है। आतंकी घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है, वो बॉर्डर पे ही उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक सेटअप जो है वो पाकिस्तान में अभी भी ये काम कर रहा है कि वो इस मानसिकता से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि अब ये चीजें बेमानी हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ जो है ना जंग, ये तो जो जिन लोगों को भेजते हैं यहाँ पे, जहाँ तो वो डिस्टर्ब से लोग होते हैं, जहाँ कहीं दिल से कहो, जहाँ दिमाग से सोच के उस तरह से नहीं आता, जो बॉर्डर क्रॉस करता है, जो कुछ करता है। पाकिस्तान का यूथ जो है ना आज की डेट में ये नहीं चाहता, वो कह रहा है कि आप कश्मीर का मुद्दा छोड़ो, कश्मीर ना हमें मिलने वाला है, ना कहीं पहले मिलना था, उसका छोड़ो, अपने देश को संभालने की कोशिश करो, इसको अच्छे से संभालो। वो संभाल पानी रहे। और देखो जहाँ भी ना जो हमारे नेबर्स है, नेपाल है, श्रीलंका है, जहाँ भी थोड़ी देर के लिए भारत ने उनकी हेल्प करना, जहाँ कम हुआ भारत के साथ उनके रिलेशंस, उनको प्रॉब्लम हुई, तो अब जब इंडिया ने उनको स्टेबल किया, अब पाकिस्तान की दिक्कत है, पाकिस्तान को ओपनली आना चाहिए, इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए। इसमें क्या है, अगर तो अदरवाइज आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। भारत के लिए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रोटेक्टेड है सब कुछ। संजीव जी, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों को जीने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। यही पता नहीं है कि रोटी कैसे खानी है, आटा कैसे खरीदना है, पेट्रोल कैसे लेना है। वो मुझे लग रहा है कि वो इसी चीज का फायदा जो है ना युवाओं को बरगलाने के लिए कर रहा है, उन्हें गुमराह करने के लिए कर रहा है कि उन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि आप जाओगे, बंदूक उठा के जाओगे तो वहां पे जो है आपको पता नहीं क्या मिलेगा, क्या फायदे होंगे, आप है ना। वो बड़े तरीके से गुमराह करता है और वो उनको बरगला के उनको भेजता है
बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे आके वो मारे जाते हैं क्योंकि हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो इतना मजबूत है, स्ट्रांग हो गया अब सारा। अब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब तो कोई मतलब बड़ा मुश्किल है आपको क्रॉस करके इस तरफ आना, या कोई आपको ऐसी गतिविधि करनी। बोलो हमारा ही हिस्सा था, हमारे से ही अलग होके वो पाकिस्तान बना हुआ है। दो देश बन गए, एक देश के एक दो देश जो है वो उपग्रह छोड़े जा रहा है, हर हफ्ते उसकी अचीवमेंट्स होती है, इसरो ने ये कर दिया, इसरो ने कर दिया, और दूसरा जो है वो अपनी बुनियादी समस्याओं के बीच में ही गिरा हुआ है। और इसका समाधान जो है, देखिए कितनी पसमानदा सोच है, कितनी पिछड़ी हुई सोच है कि वो इसका जो है अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए क्या कोशिश करते हैं कि इनको मरने के लिए भेजा जाए। अब ये बेसिकली इस मानसिकता की अब कोई जगह नहीं है। ये आपने बड़ा सही कहा है कि ये म्यूचुअली कोऑपरेशन का दौर है जिसमें एक देश दूसरे देश को उठने में मदद करे। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम तो हमेशा कहते हैं, भारत तो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान मतलब जो भी है जिस तरीके से इनको हालात जो है सामान्य करने चाहिए। जैसे भी कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कहीं भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो हमारे प्रधानमंत्री मदद की घोषणा कर देते हैं, हमारी टीमें चली जाती हैं, NDRF वहां पहुंच जाती है। और तो दुनिया में देखो, मतलब आप देखो कितना आगे निकल चुका है भारत की, वो सब कुछ रेडी था, मतलब तैयार था, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एकदम से आपने फ्लाई किया वहां चला गया। और पाकिस्तान को देखो, उसने इंटरनेशनल प्रेशर बनने का कि तुर्की उसका दोस्त देश है, इसने मदद नहीं की। अब वो पाकिस्तान के मीडिया में ही आया कि जो मेडिसिन उसने पाकिस्तान ने भेजी वो तुर्की ने ही एक टाइम पे कुछ चीजें उनको भेजी थी, वही उसको वापस उनको दे रहे हैं। तो ये किस तरह की आप मत करो। आपको अगर लगता है कि आप नहीं कर सकते तो नहीं करो। आपने किसी को देखा, भारत की देखा देखी में पाकिस्तान अगर ये चीजें करेगा तो खत्म हो जाएगा, घर से उठा के उसको अपना देना पड़ेगा। देखिए हम जो है इस समय मदद करने वाली स्थिति में है, ये पूरा विश्व जानता है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसका पेशावर इलाका जो है ना, वो आतंक का एपिसेंटर बन चुका है, केंद्र बिंदु बन चुका है। वहां पे आप देखिए किस तरह से अटैक होते हैं, मस्जिद में अटैक हो गया, अभी आप देखिए कराची में पुलिस मुख्यालय पर अटैक हो गया, 7 जो है लोग मारे गए हैं, 19 जो हैं घायल हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। वर्ष 2022 में वहां पे 400 सुरक्षा कर्मी जो हैं आतंकी हमलों में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दुनिया से मदद चाहिए, भारत से मदद चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वो क्या कर रहा है, अपनी बुनियादी समस्याओं पर पर्दा डालकर आतंकी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विवेक जी, आप मैं ये बात कहना चाहूँगा, जितना भी आप अपनी समस्याओं पे या चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे ना, वो बढ़ेंगे। आपको उनका समाधान ही करना है, सोल्यूशन करना है। अब कश्मीर वाला तो पाकिस्तान के साथ जो भी है वो खत्म हो गया, तो पाकिस्तान में अब इंटरनल ही है जो सारा। अब देखते हैं, एक उम्मीद है कि थोड़ा सा अगर इलेक्शन वहाँ पे पाकिस्तान में होती हैं तो एक स्टेबल सी अगर सरकार आती है तो वो डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन जो है बनाने की कोशिश करेगा, और उसके बगैर तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है। संजीव जी, लोकतंत्र से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि वहां पे जब सही मायनों में लोकतंत्र पनपेगा तो वो लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, मसले हैं जो उनको हल करने की दिशा में कार्रवाई होगी। लेकिन वहां पे जो उनका मिलिटेंट और ये जो नेता, आर्मी, ये इन चीज़ों के ऊपर उनको आने नहीं देता है। मैंने एक बात कही थी कि उन्होंने बोला है IMF ने कि रिच लोगों पर टैक्स लगाओ, तो रिच क्लास में कौन लोग आ जाते हैं? यही लोग आ जाते हैं जो किसी तंजीम को हेड कर रहे हैं या फौज के अधिकारी हैं। आप देख लो, बाद में सारे वो भ्रष्टाचार और उस मामलों में फंसते हैं। वहाँ पे इस देश को जो सलाह दी जा रही है ना, उसको मान नहीं रहे हैं, या मैं कहूंगा कि सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं। सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई को अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके लिए बड़ी मुसीबतें होने वाली हैं। सच्चाई को मानना जरूरी है। और वैसे भी आप कहो कि एक के लिए दूसरा टैक्स, दूसरे के लिए दूसरा टैक्स, वो चलता नहीं है किसी देश में, तो चलेगा भी नहीं, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए अच्छा यही है कि भारत के साथ बैठे, उस चीज़ को जो पुरानी बातें हैं उनको भूलने की कोशिश करे। भारत तो आगे निकल चुका है बड़ा, उसको तो पुरानी उस तरफ ध्यान भी नहीं देते। दुनिया ने पूरा जान लिया कि भारत जो है ना तो वायलेंस में बिलीव करता है और मदद करने में सबसे आगे जो है भारत हमेशा रहता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहां पे वो एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में गिर गए हैं। देखिए, उनकी वर्ष 2022 में जो उनकी इकोनॉमी थी वो थी $376 बिलियन, उन पर उधार है $130 बिलियन, और उसके बाद ही वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया उनको $13 बिलियन का लोन दे।
इसके साथ वो $10 बिलियन की उम्मीद लगाए हैं चीन से भी अपनी राष्ट्रीय रेल परियोजना के लिए। तो ये जो है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ही बेस कर दिया है उधार पे। अब उधार जो है लेने वाला देश जो है उसकी क्या नीति, उसका क्या भविष्य हो सकता है। तो ये सीधे सीधे संकेत हैं कि पाकिस्तान जो है बिखराव की ओर बढ़ रहा है। जो वहाँ पे लोगों की जो हालत है ये और भी खराब होने जा रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उस देश के जो है फिगर्स जो है ना, उनके फैक्ट्स फिगर्स जो है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है आने वाला साल, या आप कह सकते हैं कि मौजूदा साल 2023 ये बड़ा क्रूशियल होना है, क्योंकि उसके सामने जो है फन फ्लाई के ही मसले खड़े हैं और उनको हल करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और जो पैसा उनके पास होता है वो सिफर ऑफ हो जाता है, इतनी ज्यादा करप्शन है। तो ये बुनियादी मसले जो है ना, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं है। आप उनके माशरे पे गौर करें, उनका समाज देखें, उनके समाज में आए दिन आपकी क्या घटनाएं हो रही है कि फलानी माइनॉरिटी के बंदे को पुलिस थाने से बाहर खींचा, चौक में उसको पुलिस वालों के सामने उसको पीट पीट के फिर आग लगा दी। तो ये उसका समाज है, ये प्रेशर के इंडेक्स हैं कि उसके समाज में बिल्कुल दिशाहीनता हो गई है। ये चीजें और बढ़ती हैं विवेक जी। तो पहले भी था, चलो जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर वो लोग अत्याचार तो करते ही थे। अब जब आपके पास पैसा नहीं होगा, खाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो ये इंसिडेंट्स तो और बढ़ेंगे सारा। इवन देखो चाइना, मतलब वो अपनी प्रोटेक्शन लेके आते थे जो वहाँ डेवलपमेंट कर रहे थे। अब चाइना वहाँ से निकल रहा है धीरे धीरे, उसको लग रहा है कि उसके लोगों को मार रहे हैं। चाइनीज़ जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, वो थ्रेट में है, अंडर थ्रेट है वहाँ पे। तो ये चीज़ तो होगी, जैसे जैसे जितनी पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उतना वहाँ पे ये इंसिडेंट्स जो बढ़ेंगे, टेररिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, ब्लास्ट जो वहाँ पे होंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। सो पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली अब जो भी सरकार है या जो भी सेटअप है उसको उस तरीके से सोचना चाहिए, और आर्मी को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि उसने भारत पे ही अटैक किए हैं हमेशा, और भारत ने कभी उस तरीके के नहीं किया। और अगर आर्मी कहाँ रह पाएगी अगर कंट्री स्टेबल नहीं होगी, टूट जाएगा अगर देश, तो आर्मी तो व्हाट नेचुरल कहाँ जाएंगे, वो भी तो टूटेगी। संजीव जी, किसी भी कंट्री ने किसी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, निवेश करना है, तो वो सबसे पहले वहाँ की क्या चीज देखेगी? सबसे पहले वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और जो वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप देखो वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए सारा। और वो चीज़ें देखो इंडिया में बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में जो है वो आए, मतलब धीरे धीरे अब सबसे ज्यादा वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो की है ना, वो चीन ने की। चीन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे वो अपनी बंदरगाह बनाई, सड़कें बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक भी चाइनीज इंजीनियर्स पे हुए, मिलिटेंट अटैक। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब चीन का रुझान जो है ना वो अमेरिका की तरफ है, अमेरिका का रुझान जो है वो चीन की तरफ हो रहा है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जिनका ट्रेड जो है वो बड़ा ही ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी हद तक उनकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन वो उनके लिए कोई वो सेफ हेवन नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, वहाँ के लोगों की गुर्बत है, ऐसे माहौल में हम यही तवक्कुआत कर सकते हैं कि पाकिस्तान को सोच में, उसकी मानसिकता में बदलाव आए और वो अपने और अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना शुरू करे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। समय अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिंह और संजीव शर्मा। इसके साथ ही हमारा आज का ये अंक अब संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हकीकत ये है।